So Good today morning, we'll ma'am. study chapter number 5. Good morning, ma'am. Good morning. Legislature. We completed our chapter number 4, executive. Legislature is the law making body. ठीक है? Law making organ. First of all, I would like to give you an intro of this chapter. What is important in this chapter? We will going to learn about importance of legislature, functions and powers of Parliament of India, the law-making procedure, and how the Parliament controls the executive and how the Parliament regulates itself. So basically, अब हम ये जानेंगे कि कैसे लेजिस्लेचर वर्क करता है, ठीक है, लोगों के द्वारा ये इलेक्ट किया जाता है और कैसे ये लोगों के बिहाफ पे अपने आप को प्रेजेंट करता है और ये कैसे कानून बनाया जाता है इसके द्वारा और कैसे कानून को फिर लागू करके मेंटेन किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. You have already studied the importance of elections and the method of election adopted in India. आपने पहले ही पढ़ लिया है इम्पोर्टेंस इलेक्शन की और कैसे मेथड जो है इलेक्शन का वो अपनाया गया है इंडिया के अंदर. Legislatures are elected by the people and work on behalf of the people. लोगों के द्वारा ही लेजिस्लेचर जो है इलेक्ट किया जाता है और लोगों के बिहाफ पे ही जो है ये काम भी करता है. In this chapter, you would study how elected legislatures function and help in maintaining democratic government. अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कैसे ये इलेक्ट किया जाता है और कैसे ये मेंटेन करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislatures in India and their importance in democratic government. आप ये भी सीखेंगे कि कैसे ये बनाया जाता है, कैसे पार्लियामेंट काम करती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कैसे काम करता है इंडिया का और इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू वुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, the function and power of the Parliament of India, the lawmaking procedure, and how the Parliament controls the executive and how the Parliament regulates itself. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ये जो आपके पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स हैं ये पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे. अब चैप्टर पढ़ते हैं. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेचर सिर्फ कानून बनाने वाला ही एक ऑर्गन नहीं है. Lawmaking is but one of the functions of the legislature. Legislature का कानून बनाना सिर्फ एक फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शंस की तरह ये एक फंक्शन है. It is the center of all democratic political process. ये सेंटर होता है सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का. ओके, तो हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे कानून बनाना ही सिर्फ लेजिस्लेचर का एक फंक्शन नहीं है, बाकी भी इसके अंदर और फंक्शंस हैं और ये सेंटर होता है सारी पॉलिटिकल प्रोसेस का, सारी राजनीतिक प्रोसेस का. इट इज़ पैक्ड विद एक्शन. ओके, lot of disturbance. It is packed with action and walkouts, protest, demonstration, unanimity, कॉन्सन एंड कोऑपरेशन. अब ये सेंटर है सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का जिसके अंदर वर्कआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, अनएनिमिटी, कंसर्न और कोऑपरेशन सब कुछ इंक्लूडेड है. all these serve वेरी वाइटल पर्पसेस. ये सारी जो फंक्शंस अभी हमने पढ़े, जो सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एक कोई अगर आपको अच्छा जनतंत्र चलाना है, डेमोक्रेसी अगर आपको चलानी है तो बिना रिप्रेजेंटेटिव के एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर को चलाना पॉसिबल नहीं है. The legislature also helps people in holding the representatives accountable. और legislature जो है लोगों की मदद करता है कि वो अपने representatives जिनको चुन करके आगे कर रहे हैं तो वो उनको रिप्रेजेंटेटिव, उनका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव उनको प्रॉपरली
अकाउंटेबल हो यानी रिस्पॉन्सिबल हो कि वो जो भी आगे एक बार इलेक्ट होने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद में, इलेक्ट होने के बाद में लोगों के लिए वो क्या काम कर रहे हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं उससे लोगों को क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ों का जवाब उनको देना पड़ता है। The legislature also helps people in holding the representative accountable. This is indeed the very basic of representative democracy. ये सबसे बेसिक चीज़ है जो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसके अंदर, उसको डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ती है। Yet in most democracies, अभी फर्स्ट पैरा के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं। Okay. Yet, in most democracies, legislatures are losing central place to the executive. फिर भी कई सारी डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर जो है, जो अपनी मेन इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लेस है, उससे हट रहा है। किसको? एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। In India too, the cabinet initiates policies, sets the agenda for governance and carries them through. इंडिया के अंदर भी कैबिनेट जो है वो पॉलिसीज़ बना रहा है और एक एजेंडा रख रहा है कि कैसे गवर्नमेंट को काम करना है और कैसे उनको आगे अपनी पॉलिसीज़ को कैरी करके लेके जाना है। दिस हैज़ लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइंड। इससे कई क्रिटिक्स यानी जो लोग जज करते हैं उन्होंने अपना रिमार्क दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। But even very strong cabinets must retain majority in the legislature. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैबिनेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको मेजोरिटी चाहिए, उसको भी लेजिस्लेचर के साथ में काम करना पड़ता है। A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है उसको भी पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा कि जब तक पार्लियामेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। Herein lies the democratic potential of the parliament. अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कितनी डेमोक्रेटिक है? इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ द डिबेट। पार्लियामेंट के अंदर ओपनली डिबेट होते हैं, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी डेमोक्रेसी कितनी वर्क कर रही है कितनी नहीं कर रही है इसको जज करने के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, जिस तरीके से ये बनाई गई है, इट इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सारे जो तीन ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इनको इस ऑर्गन को मिलता है, लेजिस्लेचर को मिलता है पार्लियामेंट की हेल्प से। इट इज़ अबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। ये सबसे ऊपर है जहाँ पर क्या पावर को कैसे चूज़ करना है, गवर्नमेंट को कैसे रन करना है, गवर्नमेंट को कैसे डिसमिस कर देना है, डिसॉल्व कर देना है, ये सब इनके पास में होती है। अगर इस पैराग्राफ में या इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके। अब वाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? हमारे पार्लियामेंट के अंदर जैसे आपको पता होगा दो हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। अब पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज की ज़रूरत क्यों है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब एट स्टेट लेजिस्लेचर। और जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसको तो स्टेट लेजिस्लेचर बोलते ही हैं। जो नेशनल लेजिस्लेचर होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ टू हाउसेज। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं। When there are two houses of legislature, it is called a bicameral legislature. जब दो हाउसेज होते हैं, ठीक है,
किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर 2 हाउसेस हैं, तो उस तरह के लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। The two houses of the Indian Parliament are the Council of States or the Rajya Sabha and the House of the People or the Lok Sabha। दोनों ही हाउसेस जो हैं इंडियन पार्लियामेंट के, उसके अंदर पहला हाउस है हमारा राज्यसभा, जिसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा हाउस है लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। अब इस तरह के लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि यहाँ 2 हाउसेज हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब जब हमारा संविधान बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था, या तो आप यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बना लो, एक ही हाउस हो जिसके अंदर, या फिर आप बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना लो जिसके अंदर 2 हाउसेज हो। At present, only 6 states have a bicameral legislature। आज के अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर 6 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि दोनों हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये आपको एक सामने एक पॉलिटिकल मैप दे रखा है, जिसमें आपको बता रखा है कि कौन सी स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारी स्टेट्स जो हैं इनमें 2 हाउसेस जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। Countries with large size and much diversity usually prefer to have 2 houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country। अब क्या होता है, कंट्रीज़ जो बहुत, जिनका बहुत बड़ा साइज़ है और बहुत डाइवर्सिटी यानी बहुत विविधता है, बहुत तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, यूजुअली वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 2 हाउसेज होते हैं, जैसे कि एक नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है, जो सारे सेक्शंस जो हैं सोसाइटी को उनको रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा है अपनी सारी चीज़ों रिप्रेजेंटेशन होता है, जोग्राफिकल रीजन्स को और पार्ट्स ऑफ कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, A bicameral legislature has one more advantage। अब इस तरह के legislature का एक और advantage होता है, A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी decision जो है उसको 2 बार ये लोग एक तरीके से consider करते हैं। अगर suppose पहला किसी एक हाउस ने कोई डिसीजन ले लिया है, तो उसको फाइनलाइज कराने के लिए दूसरे हाउस में भी भेजना पड़ता है। जैसे लोकसभा ने कोई डिसीजन लिया, वहाँ से वो पास हो गया, ठीक है, तो वो आगे जाके राज्यसभा में डिस्कस होगा। राज्यसभा में डिस्कस होने के बाद में ही उसका, जब वो भी वहाँ से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो अपना परमिशन दे देंगे, तब जाकर के वो बिल पास होगा, या कोई भी बिल, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर वो मना कर दिया उस हाउस ने, तो वो बिल पास नहीं होता है। ठीक है, A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered। Every decision taken by one house goes to the other house for its decision। हर डिसीजन एक हाउस से जो लिया जाता है वो दूसरे हाउस के पास भी जाता है उसी डिसीजन को क्लियर कराने के लिए। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। यानी हर बिल या कोई भी पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसके ऊपर डिस्कशन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। ये पक्का करता है कि हर मैटर को आप डबल चेक कर लो, यानी 2 बार आप उसको चेक कर लो। Even if one house takes a decision in haste, that decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible। अगर फिर भी किसी एक हाउस ने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लिया है, तो वो डिसीजन जो है वापस से डिस्कस होगा उसके बारे में दूसरे हाउस में, और दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद ही कुछ पॉसिबल होगा। इस पैरा में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? हाँ यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम ये जो लास्ट वाला है ना, इवन इफ वन हाउस। ओके, मैं समझ गई। लास्ट की लाइन में आपको प्रॉब्लम आई है।
अब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक तरीके से हमने कोई डिसीजन लिया, सपोज लोकसभा के अंदर कोई पॉलिसी बनाई गई है, उसको उन लोगों ने जल्दीबाजी में पास कर दिया, ठीक है, कोई जल्दीबाजी में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इसको हमें पास करवाना है, बहुत ज़्यादा एकदम से उन्होंने, जब उनके पास टाइम नहीं था प्रॉपरली उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए या कंसिडर करने के लिए उसको, उन्होंने जल्दीबाजी में कोई पॉलिसी बना करके उसको पास कर दी, तो वो पॉलिसी उनकी तरफ से पास हो गई है। अब वो आगे जाके राज्यसभा के अंदर डिस्कस होगी, वहाँ पर उस जो उनका टाइम पीरियड है प्रॉपर डिस्कशन का वो लिया जाएगा, उसको वो हर मैटर को उठा करके उसके डाउट्स और उसके बेनिफिट्स और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स सबको डिस्कस करेंगे, फिर जा कर के ही उस डिसीजन को फाइनलाइज किया जाएगा या उस पॉलिसी को फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, हम कोई भी डिसीजन जो ले रहे हैं उसके ऊपर 2 बार डिस्कशन किया जा रहा है, उसके बाद उसको अगर अप्रूवमेंट मिल गई है, अप्रूवल हो गया है दोनों हाउसेस से, तब वो फाइनलाइज हो जाएगा, कानून बन जाएगा या बिल बन जाएगा या पॉलिसी जो है वो फ्रेम हो जाएगी। समझ आया? यस मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम इस अबव पैरा में जो हमने पढ़ा है? आई सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वील मूव ऑन। अब है राज्यसभा, जैसे कि फर्स्ट हमने हाउस पढ़े हैं, उनमें पहला है हमारा राज्यसभा, स्टेट्स, द हाउस ऑफ स्टेट्स, ईच ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज़ डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दोनों ही जो हाउसेज होते हैं उनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या है, यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चलती है राज्यसभा के अंडर, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उस प्रॉपर स्टेट के अंदर, वही लोग इनको इलेक्ट करते हैं। The elected members of state legislative assembly in turn elect the members of राज्य सभा। अब ये जो चुने हुए लोग होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही, यही आगे जाकर के मेंबर्स की तरह राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। We can imagine 2 different principles of representation in the second chamber। अब हम 2 तरह के अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं चुने जाने लोगों को, उसके चीज़ को हम समझ सकते हैं सेकेंड चैम्बर में। पहला, one ways to give equal representation to all the parts of the country irrespective of their size or population। पहला क्या है, दोनों ही जो चैम्बर्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कंट्री के पार्ट्स में, भले ही वो कितना ही उनका साइज हो, कितनी उनकी पॉपुलेशन हो। अगर राजस्थान है, राजस्थान का एरिया वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज उसका बहुत बड़ा है, और यूपी को देखा जाए तो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। वी मे कॉल दिस एज वी मे कॉल दिस एज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इससे समझ सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ऑन दी अदर हैंड, पार्ट्स ऑफ द कंट्री मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ जो बाकी पार्ट हैं, हिस्से हमारी कंट्री के, उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है। दिस सेकेंड मेथड मीन्स that regions or parts having larger population would have more representatives in the second chamber than regions have less population। अब इसका मतलब ये है कि वो हिस्से जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उन लोगों की तरफ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स निकलेंगे बजाय उनके जिनके यहाँ पे कम पॉपुलेशन है। इसको भी हम डीप में और पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम यूएसए का। इन द यूएसए एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। यूएसए के अंदर उनकी जितनी भी स्टेट्स सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यानी इक्वल अमाउंट में सब जगह स्टेट से इक्वल नंबर में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स। इससे क्या पक्का होता है कि सारी स्टेट्स के साथ में इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज लार्जर स्टेट। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई स्टेट छोटी है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कम है, तो भी उसको उतना ही हक मिलेगा जितना किसी और बड़ी स्टेट को मिल रहा है। द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन adopted for the Rajya Sabha is different from that in
यूएसए। हमारी राज्यसभा के अंदर जो ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है ये डिफरेंट है यूएसए से। The number of members to be elected from each state has been fixed by the fourth schedule of the Constitution. फोर्थ शेड्यूल जो हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तब हर स्टेट से कितने मेंबर्स लिए जाएंगे उनका नंबर पहले ही डिसाइड कर दिया गया है, फिक्स है। What would happen if we were to follow the American system of equality of representation in the Rajya Sabha? क्या होता अगर हम यूएसए की तरह ही राज्यसभा के अंदर सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का हक दे देते? Uttar Pradesh, with a population of 1998.12 lakhs, would get seats equal to that of Sikkim, whose population is only 6.10 lakhs. अब वही एग्जाम्पल कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1998.12 लैक्स की पॉपुलेशन है, उनको भी उतना ही हक मिलता, यानी उनके यहाँ से भी 10 अगर रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं तो सिक्किम जिसकी जनसंख्या सिर्फ 6 लाख है वहाँ से उनको भी उतना ही जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता, यानी वहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10, तो ये थोड़ा सा कम सही रहता। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्टेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिपेंसी। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस तरह की चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे, वो हटाना चाहते थे। स्टेट विथ लार्जर पॉपुलेशन गेट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन द स्टेट्स विथ स्मॉलर पॉपुलेशन। जिन स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और जिन स्टेट्स में कम पॉपुलेशन है उनको कम रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे। Thus, a more populous state like Uttar Pradesh sends 31 members to Rajya Sabha, while a smaller and less populated state like Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. इसीलिए उत्तर प्रदेश के यहाँ से 31 मेंबर आते हैं और सिक्किम के यहाँ से सिर्फ 1 मेंबर आता है राज्यसभा के अंदर। आपको कोई प्रॉब्लम आई हो इस पैराग्राफ में तो पूछिए। नो मैम। ओके, मेंबर्स जो है राज्यसभा नो के, मैम। ओके, members of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. members जो है राज्यसभा के वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। they can get re-elected, वो दोबारा भी re-elect हो सकते हैं। all members of Rajya Sabha do not complete their terms at the same time. सारे members जो होते हैं राज्यसभा के उनका समय जो है वो एक ही साथ में complete नहीं होता है। So that's all for today. I am going to send you another link for your history class. If you have any problem regarding this above topics, you can ask me on Mondays. ठीक है, on Monday we'll discuss all of your problems before going to start other topics. Okay, till then have a nice day ahead, students.